हेलो एवरीवन। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में सेक्शन 9 तक के सेक्शंस कवर कर लिए थे। चलिए अभी हम लोग बात कर रहे हैं सेक्शन नंबर 10, राइट ऑफ डिपॉजिटरीज एंड बेनिफिशियल ओनर। राइट ऑफ डिपॉजिटरी, अच्छा रजिस्टर ऑफ मेंबर में किसका नाम लिखा है? डिपॉजिटरी। तो क्या डिविडेंड डिपॉजिटरी को मिलेगा? वोटिंग राइट कुछ नहीं मिलेगा। सब कुछ किसको मिलेगा? बेनिफिशियल ओनर को ही मिलेगा। Depository should be deemed to be the register owner for the purpose of effecting transfer of ownership of security on behalf of a beneficial owner. The depository as a register owner should not have any voting right. अभी should not कोई नहीं है, shall not have है, मतलब कोई right नहीं होंगे। कौन से वाले? voting rights के, और any other right in respect of the securities held by it. तो बस simply registered holder है, सिर्फ और सिर्फ हमारी कन्वीनियंस की वजह से हमने डिपॉजिटरी का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में रिकॉर्ड कर दिया है, बट एक्चुअली इट इज नॉट अ मेंबर, और इसलिए इसको मेंबरशिप वाले कोई भी राइट नहीं मिलेंगे। द बेनिफिशियल ओनर इज एंटाइटल्ड टू ऑल द राइट्स एंड बेनिफिट्स एंड इज सब्जेक्ट टू ऑल द लायबिलिटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड बाय द डिपॉजिटरी। तो जितने भी राइट्स एंड ऑब्लिगेशन है वो सब किसके हैं? बेनिफिशियल ओनर के हैं। तो इस सेक्शन को हम दो पार्ट में सेग्रीगेट कर लेते हैं। एक तो किसकी बात हो रही है? डिपॉजिटरी, और एक किसकी बात हो रही है? बेनिफिशियल ओनर। तो डिपॉजिटरी कौन है? रजिस्टर्ड होल्डर है, रजिस्टर्ड होल्डर है, और सिर्फ डीम्ड मेंबर है, बस डीम्ड मेंबर है, एक्चुअल मेंबर नहीं है। और इसीलिए डिपॉजिटरी को no voting rights, no dividend rights, no membership right। तो मेंबरशिप से रिलेटेड कोई राइट नहीं मिलेंगे, लेकिन बेनिफिशियल ओनर जो है ही इज द एक्चुअल ओनर। तो ऑल राइट्स विल बी गिवन टू बेनिफिशियल ओनर। belongs to beneficial owner as member। तो मेंबरशिप वाले जितने भी राइट हैं, वोटिंग राइट, डिविडेंड राइट, सब कुछ, नोटिस रिसीव करने के राइट, ये सब बेनिफिशियल ओनर के। ये कौन है? बेनिफिशियल ओनर। तो ये कौन सा सेक्शन हो गया हमारा? सेक्शन नंबर 10। नोटेड? फाइन। चलिए नेक्स्ट सेक्शन है 11, रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनर। रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनर। अच्छा भाई, कंपनी के रजिस्टर में तो किसका नाम लिखा हुआ है? डिपॉजिटरी का। तो फिर बेनिफिशियल ओनर्स का नाम कौन रिकॉर्ड करेगा? डिपॉजिटरी रखेगी। तो डिपॉजिटरी उसका रजिस्टर मेंटेन करके रखेगी। तो एवरी डिपॉजिटरी इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन a register and an index of beneficial owner in the manner provided under Companies Act 2013। तो यहाँ पे रजिस्टर मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? डिपॉजिटरी के ऊपर है। तो सेक्शन 11 क्या बोलता है? डिपॉजिटरी क्या करेगा? रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनर मेंटेन करेगा, रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनर मेंटेन करेगा। इज दिस क्लियर? चलो नेक्स्ट इज सेक्शन नंबर 12, that is what? Pledge or hypothecation of securities held in a depository। pledge और hypothecation। अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कौन कौन से टाइप की एसेट्स होती है? एसेट्स के टाइप मूवेबल और इमूवेबल एसेट। ओके, मूवेबल और इमूवेबल। मूवेबल एसेट कौन सी एसेट होती है? जो ट्रांसफरेबल होती है, फ्रीली ट्रांसफरेबल, है ना। और इमूवेबल एसेट कौन सी होती है? जो अटैच टू द लैंड होती है ना, फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होती है। अच्छा, अगर मुझे बैंक से लोन लेना है तो बैंक से लोन लेने के लिए क्या मैं मूवेबल या इमूवेबल एसेट को गिरवी रख सकती हूँ? उसकी सिक्योरिटी पे बैंक मुझे लोन दे देगा। मान लो मेरे पास कोई मकान है ना, तो दैट इज इमूवेबल एसेट, है ना। तो उस मकान की सिक्योरिटी पे क्या मुझे बैंक से लोन मिल जाएगा? ऑफ कोर्स मिल जाएगा। मेरे पास गोल्ड है, तो क्या गोल्ड की सिक्योरिटी पे मुझे बैंक से लोन मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा।
मेरे पास कोई मान लो एफडी है या फिर कोई बॉन्ड्स हैं या कोई सिक्योरिटी है, क्या उनकी सिक्योरिटी में मुझे बैंक से लोन मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। तो यहाँ पे बैंक से जब भी आप लोन ले रहे हैं तो बोरोइंग जब भी की जाएगी तो ऑब्वियसली बैंक कोई ना कोई सिक्योरिटी हमसे डिमांड करता है। तो सिक्योरिटी रखवाने के लिए यहाँ पे अलग अलग टर्म्स यूज किए जाते हैं डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ एसेट एंड काइंड ऑफ द सिक्योरिटी बीइंग क्रिएटेड। तो यहाँ पे मान लीजिए अगर हम इमूवेबल असेट की बात कर रहे हैं तो इमूवेबल असेट पे जब भी कोई सिक्योरिटी क्रिएट की जाती है उसको बोलते हैं मॉर्टगेज। क्या बोलते हैं उसको? मॉर्टगेज। अब मॉर्टगेज के टाइप भी अलग अलग होते हैं। नाम सुना है मॉर्टगेज? सबने सुना है। तो इमूवेबल असेट पे सिक्योरिटी क्रिएट करने को क्या बोलते हैं अपन? मॉर्टगेज। मॉर्टगेज कौन कौन से टाइप का हो सकता है? सिंपल मॉर्टगेज हो सकता है, इंग्लिश मॉर्टगेज हो सकता है, यूजुफैक्चरी मॉर्टगेज, अलग अलग टाइप के मॉर्टगेज होते हैं, उसमें हमें नहीं जाना। अच्छा, मूवेबल असेट होती है, उस पे आप सिक्योरिटी क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे दो टाइप की सिक्योरिटी क्रिएट की जा सकती है। वन इज प्लेज एंड नंबर टू इज हाइपोथिकेशन। हाइपोथिकेशन, प्लेज एंड हाइपोथिकेशन। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास गोल्ड है, गोल्ड, और मैं चाह रही हूं कि मुझे बैंक से लोन मिल जाए और मैं गोल्ड बेचना नहीं चाह रही हूं लेकिन गोल्ड की सिक्योरिटी पे मैं लोन लेना चाह रही हूं, राइट? तो मैं गोल्ड जो है बैंक को गिरवी रखवाऊंगी। तो क्या बैंक गोल्ड की पोजेशन अपने पास रखेगा या नहीं रखेगा? रखेगा। तो अगर बैंक गोल्ड का पोजेशन अपने पास रख करके और फिर मुझे लोन दे रहा है तो मतलब क्या हो गया? ये प्लेज हो गया। तो प्लेज में क्या होता है? एसेट का पोजेशन ट्रांसफर किया जाता है। तो पोजेशन ट्रांसफर होता है, दैट इज कॉल्ड प्लेज। अच्छा, वेयर एज मान लो मुझे आज कोई कार परचेस करनी है, लेट्स से कौन सी करेंगे? डिफेंडर अच्छी नहीं लगेगी, कोई और परचेस कर ले, जो भी परचेस करनी है। अब मान लो कोई भी कार परचेस करनी है जिसकी प्राइस आ रही है 5 करोड़, मतलब हाँ जो भी। अच्छा, अब 5 करोड़ की कार है तो 5 करोड़ रुपए तो ऑब्वियसली मेरे पास नहीं है अभी कार खरीदने के लिए, तो स्पेशली नहीं है। तो 5 करोड़ रुपए नहीं है तो मुझे क्या लेना पड़ेगा? बैंक से लोन। तो जिनमें सर ने मुझे पैसे देने से मना कर दिया है, तो सर ने बोला कि अपने आप देख लो तुम्हारा जो करना है, 5-5 करोड़ की गाड़ियां तो मैं नहीं दिला सकता तुम्हें। तो मैंने कहा ठीक है, मेरे पास सेविंग्स में जो भी पैसे वैसे पड़े थे तो जितनी भी एफडी सब तोड़ ताड़ के 2 करोड़ ही इकट्ठे हुए। अभी भी 3 करोड़ का क्या पड़ रहा है? शॉर्टफॉल। अब अगर 3 करोड़ का शॉर्टफॉल पड़ रहा है तो 3 करोड़ के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? बैंक से लोन लेना पड़ेगा। अब अगर बैंक से लोन लेने जाऊंगी मैं तो बैंक मेरी आईटीआर वाईटीआर चेक करेगा ऑब्वियसली कि भाई मैं प्रीमियम पे कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट वगैरह पेमेंट करने की मेरी औकात है कि नहीं है। क्योंकि अगर मैं 3 करोड़ का लोन ले रही हूँ तो मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी आएगी अप्रोक्सीमेटली? हाँ इतनी तो मान ही लो, मतलब हाँ 3 से 4 लाख के आसपास मान लो, है ना? तो मंथली इंस्टॉलमेंट तो इतनी आई जाएगी, है ना, विद इंटरेस्ट सब पे कर रहे हो। तो अब अगर इतनी इंस्टॉलमेंट मेरी आ रही है, और डिपेंड करता है कितने साल में आप लोन रीपेमेंट करना चाह रहे हो, बहुत सारे फैक्टर्स हो जाते हैं। तो अगर मान लो 3 लाख रुपए मेरी मंथली इंस्टॉलमेंट आ रही है, इसका मतलब मेरी आईटीआर ऑब्वियसली कितने की होनी चाहिए साल की? 1 करोड़ की आईटीआर तो मेरी होनी चाहिए। 36 लाख का तो इंस्टॉलमेंट ही जाने वाला है ना? फिर उसके बाद मेरी आईटीआर थोड़ी सी ज्यादा ही होनी चाहिए एट दैट। तो चलो अब मान लो मेरी आईटीआर इतनी है कि मुझे लोन मिल सकता है, तो उसके बाद बैंक बोलेगा सिक्योरिटी चाहिए। तो सिक्योरिटी किस पे रखी जाएगी? कार पे। जो गाड़ी में खरीदी ना कार, उसी कार पे क्या किया जाएगा? सिक्योरिटी क्रिएट की जाएगी, है ना? अब जो भी कार हमने खरीदी जिसकी वैल्यू मार्केट वैल्यू ऑब्वियसली 5 करोड़ की है, ठीक है, खरीदते उसकी वैल्यू थोड़ी सी डाउन हो जाती है, मान लो 5 करोड़ से 4.5 करोड़ भी हो गई, बट स्टिल लोन कितने का है? 3 करोड़ का है। तो बैंक ने क्या किया? कार की सिक्योरिटी पे मुझे 3 करोड़ का लोन सैंक्शन कर दिया। तो कार का पोजेशन बैंक अपने पास रखेगा या मेरे पास रहेगा? तो क्या यहाँ पे मूवेबल एसेट का पोजेशन बैंक ने अपने पास रखा है कि नहीं रखा है? नहीं रखा है।
तो अगर मूवेबल एसेट का पोजेशन ट्रांसफर नहीं किया जा रहा है तो हाइपोथिकेशन है ये। तो यहां पे पोजेशन ट्रांसफर नहीं हो रहा। अगर बैंक कार का पोजेशन रख लेता 5 साल के लिए तो फिर मैं कार खरीदूंगी नहीं ना। 5 साल बाद तो वो कार ही खटारा हो जाएगी, नया मॉडल आ जाएगा, चली नहीं है तो वैसे ही खराब हो जाएगी। तो एट द एंड ऑब्वियसली, और बैंक के लिए भी बड़ी पैथेटिक सिचुएशन है, वो गाड़ियों को रखेगी वहां पे, है ना, उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी का ध्यान रखना पड़ जाएगा। तो नहीं, पेपर वेपर कुछ नहीं रखे थे। कार के कई पेपर होते हैं। कार के क्या पेपर होते हैं? कार की तो आरटीओ में जाकर रजिस्ट्री होती है, बस वहां पे मार्किंग हो जाती है कि ये कार जो है वो बैंक के पास गिरवी रखी है। आप बेच नहीं सकते उसको जब तक आपका मॉर्गेज क्लियर नहीं हो जाता, ये लोन क्लियर नहीं हो जाता, तब तक आप उसे बेच नहीं सकते हैं। कार में कोई रजिस्ट्री थोड़ा होती है प्रॉपर्टी जैसी, तो कोई पेपर नहीं होते हैं। कार में आरसी मिलती है बस आपको, और वो तो आपके पास ही रहेगी, वो बैंक थोड़ा रख लेगा आरसी। बैंक रख लेगा आरसी तो हम गाड़ी कैसे चलाएंगे, है ना। तो आरसी हमारे पास ही होती है बाय डिफॉल्ट। हाँ, बस जो आरटीओ जो डॉक्यूमेंट्स है, ऑनलाइन जो भी डॉक्यूमेंट चढ़े हुए, उनमें ये मेंशन हो जाएगा कि आपने गाड़ी पे लोन लिया हुआ है। ठीक है, चलिए। तो अभी हमारा जो शेयर है, शेयर वो कौन सी टाइप के एसेट है? मूवेबल है या इमूवेबल है? ऑफ कोर्स मूवेबल है। तो मूवेबल एसेट है, इसका मतलब मॉर्गेज तो नहीं होगा उसपे, तो उसपे क्या होगा? या तो प्लेज होगा या फिर उसमें क्या किया जाएगा? हाइपोथिकेशन क्रिएट किया जाएगा। ये सब कुछ किसके इंटरवेंशन से होगा? डीपी के इंटरवेंशन से होगा। किसके इंटरवेंशन से होगा? डीपी के इंटरवेंशन से। कैसे होगा? लेट अस अंडरस्टैंड। सपोज करो, देखो, अगर फिजिकल सर्टिफिकेट है तो फिजिकल सर्टिफिकेट में तो आप सर्टिफिकेट जमा करा दो सामने वाले को और वो क्या हो जाएगा? गिरवी रख दिया, है ना। अब पर क्योंकि हम डिपॉजिटरी पढ़ रहे हैं तो हम फिजिकल की तो बात कर नहीं रहे, हम तो किसकी बात कर रहे हैं? डीमैट शेयर्स की बात कर रहे हैं। तो डीमैट शेयर्स में कैसे कैसे ट्रांजेक्शन हो सकता है? मान लो एक पर्सन है ए, उसके पास एक डीमैट अकाउंट है, उस डीमैट अकाउंट में 1000 शेयर्स हैं किसी कंपनी के, से एमआरएफ। एक एमआरएफ नाम की कंपनी है जिसके सिर्फ उसके पास 1000 शेयर्स है, और एक शेयर की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 1,70,000 के आसपास होगी, कुछ जो भी है। चलो राउंड ऑफ 2 लाख ले लेते हैं। एक शेयर की वैल्यू 2 लाख है, जिसके उसके पास सिर्फ और सिर्फ 1000 शेयर है। ठीक है, अब इस बंदे को ये शेयर बेचने नहीं है, और बेचने नहीं है, लेकिन ये क्या लेना चाहता है? लोन लेना चाहता है। इसको इन शेयर्स पे 2 करोड़ का लोन लेना है। मिल जाएगा 2 करोड़ का लोन, बहुत ही प्यार से मिलेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा, अब 2 करोड़ का लोन लेने के लिए क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? कॉन्सिक्वेंस नंबर 1, मान लीजिए ये किसी एसबीआई बैंक के पास पहुंचा। मिस्टर ए किसके पास पहुंचा? एसबीआई नाम के एक बैंक के पास पहुंचा और उसको बोला कि भाई मेरे पास ना एमआरएफ के 1000 शेयर हैं, 2 करोड़ का लोन दोगे क्या? हाँ, आराम से लो, कोई टेंशन नहीं है, हम गिरवी रखेंगे। गिरवी कैसे रखेंगे? ये तुम्हारा है डीमैट अकाउंट, तुम्हारे डीपी के पास। तो एक काम कर सकते हैं, तुम्हारे डीमैट अकाउंट से, अच्छा सपोज करो अब 2 करोड़ का लोन है, तो क्या सारे के सारे शेयर्स गिरवी रख देंगे? तो अन्याय है। टोटल शेयर्स कितने के हैं? तो फिर 2 करोड़ के लिए इतने सारे शेयर्स होना गिरवी रखे जाएंगे, तो कितने शेयर्स गिरवी रख लें? देखो ऑलमोस्ट डबल वैल्यू में रख लें बस। भाई 2 करोड़ का लोन है तो 4 करोड़ का रख ले, या 5 करोड़ रख लो भाई, इससे ज्यादा तो क्या ही करना है। तो हमने क्या किया, इसमें से 5 करोड़ के जो शेयर्स हैं उनको क्या कर दिया? हाइपोथिकेट कर दिया। हाइपोथिकेट कर दिया मतलब तुम्हारे डीपी के अकाउंट में पड़े रहेंगे वो, लेकिन वो ब्लॉक हो गए। अब आप उसको क्या नहीं कर सकते? किसी और को सेल नहीं कर सकते, किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो आपके ही डीमैट अकाउंट में आपके डीपी के इंस्ट्रक्शन से हमने उसको वहां पे क्या कर दिया? ब्लॉक कर दिया है, सो दैट यहां पे इस बैंक का सिक्योरिटी क्रिएटेड रहे। तो इसको क्या बोलेंगे? हाइपोथिकेशन। वेयर एज अब एसबीआई बोलते हैं भाई तुम्हारा डीपी पे हमें भरोसा नहीं है ना, क्या पता तुम दोनों मिली भगत करके शेयर बिकवा दो। तो ऐसे में एसबीआई बोलते हैं भाई हम एक काम करते हैं, तुम्हारे अकाउंट से, तुम्हारे डीमैट अकाउंट से तुम्हारे डीपी को बोलो कि हमारे डीमैट अकाउंट में जो है, हमारे डीपी के थ्रू वो क्या कर दे? क्रेडिट कर दे शेयर्स को। ठीक है, अब वो किसके अकाउंट में आ गए? एसबीआई के डीमैट अकाउंट में आ गए, सिक्योरिटी अकाउंट में आ गए, और उस अकाउंट में वो अब ब्लॉक्ड रहेंगे। ठीक है, तो एसबीआई ने और ज्यादा सेफर गेम खेला कि भैया कंट्रोल हमारे डीपी के पास रहे, तुम्हारे डीपी के पास कंट्रोल भी ना रहे। तो इसको क्या बोलेंगे? प्लेजिंग। क्या बोलेंगे इसको? प्लेजिंग।
तो अगर शेयर ट्रांसफर करके लेंडर के डीमैट अकाउंट के अंदर उसको गिरवी रखा जा रहा है तो दैट इज प्लेजिंग, और अगर बोरोअर के ही डीमैट अकाउंट में उसको ब्लॉक किया जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, हाइपोथिकेशन। तो दोनों तरीके से यहाँ पे काम किया जा सकता है। इज दिस ओके? वो सब एक ही है, बेचे नहीं है शेयर। प्लेज हो या हाइपोथिकेशन हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ प्लेज ही है, पॉनिंग जिसको बोलते हैं, सिर्फ वो है। इसके अलावा इंटरेस्ट नहीं है शेयर्स में, तो जो भी इंटरेस्ट होगा वो किसका होगा, ए का ही होगा। तो हम इसीलिए तो गिरवी रख रहे हैं ताकि इसमें होने वाले वोटिंग राइट्स, डिविडेंड के राइट्स जो है वो हम एक्सरसाइज करते रहे ड्यूरिंग द लोन पीरियड। ठीक है, अब जैसे मान लो कोई शेयर ऐसा है जो डिविडेंड बहुत शानदार देता है, जैसे हिंदुस्तान जिंक, नाम सुना है हिंदुस्तान जिंक? वेदांता जो है उसकी सब्सिडरी कंपनी है हिंदुस्तान जिंक। पहले तो ये पीएसयू था, फिर पीएसयू था, उसके बाद सरकार ने इसको प्राइवेटाइज कर दिया, और प्राइवेटाइजेशन के बाद वेदांता लिमिटेड नाम की कंपनी ने इसको क्या कर लिया, एक्वायर कर लिया। तो वेदांता लिमिटेड इज अ होल्डिंग कंपनी और हिंदुस्तान जिंक इज द सब्सिडरी कंपनी। हिंदुस्तान जिंक जो है ये सिल्वर में, जिंक में, इनमें डील करती है। आप सोच लो सिल्वर में डील करती है तो कैसी कंपनी होगी। आजकल हर जगह जितने भी एआई चिप्स बन रहे हैं, जो भी कुछ हो रहा है, सब में क्या लगता है, सिल्वर लगता है ना। और सिल्वर का प्राइस तो देखो अनाप शनाप क्या ही बढ़ जाता है। तो हिंदुस्तान जिंक के शेयर का प्राइस जो है वो अनाप शनाप बढ़ता रहता है, और फिर अनाप शनाप डिविडेंड भी देता है। उसका बहुत बड़ा रीजन क्या है कि वेदांता जो है उसके ओनर जो है अनिल अग्रवाल, उनको बहुत सारा पैसा चाहिए होता है, लिक्विडिटी। तो मतलब एक चैनल घुमाते हैं लोग, कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हिंदुस्तान जिंक जो है वो डिविडेंड देता है, तो डिविडेंड किसको मिलेगा, वेदांता को, क्योंकि वेदांता कौन है, होल्डिंग कंपनी। तो 50% से ज्यादा स्टेक वेदांता के पास है, बाकी छुटपुट होल्डर्स तो है ही। फिर वेदांता में जैसे ही पैसा आता है तो वेदांता डिविडेंड डिक्लेयर करती है। वेदांता डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो किसको पैसा मिलता है, अनिल अग्रवाल को। तो जब भी अनिल अग्रवाल को डिविडेंड चाहिए होता है तो वो किससे डिविडेंड डिक्लेयर करवाते हैं, वो हिंदुस्तान जिंक से। ये चैनल घुमाते हैं। तो अगर ऐसी कंपनी है तो बहुत ही शानदार कंपनी, आउटस्टैंडिंग कंपनी भाई। मतलब हिंदुस्तान जिंक में जो इन्वेस्टमेंट किया गया था आज से 10-12 साल पहले, वो उसमें डिविडेंड में ही शेयर फ्री हो चुका है अब तक। तो शेयर तो फ्री हो चुका है, उसके अलावा जितनी भी शेयर की प्राइस बढ़ी है तो वो तो अलग है ही है। तो भाई ऐसे शेयर को हम लूज थोड़ा करना चाहेंगे, हमें टेम्परेरी लोन चाहिए, टेम्परेरी फंड चाहिए, तो हम लोन ही लेंगे इससे गिरवी रख करके, बेचेंगे नहीं हम ऐसे शेयर को। ठीक बात। चल यहाँ पे प्लेज और हाइपोथिकेशन को वही एक्सप्लेन किया है। अगर कोई भी बोरोअर है लेंडर के पास जाता है और मान लीजिए गोल्ड ज्वेलरी वगैरह है उसको पोजेशन ट्रांसफर कर देता है तो दैट इज कॉल्ड प्लेजिंग। और मान लीजिए कार लोन ले रहा है, कार लोन ले रहा है तो मूवेबल एसेट है लेकिन उसका पोजेशन ट्रांसफर नहीं होता है तो दैट इज कॉल्ड हाइपोथिकेशन। अ बेनिफिशियल ओनर में विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द डिपॉजिटरी, किसकी अप्रूवल से, डिपॉजिटरी, क्योंकि अल्टीमेटली शेयर्स किसके पास रखे हुए हैं, डिपॉजिटरी के पास। आप डायरेक्टली तो नहीं कर सकते सारा काम, आप उनकी कंसेंट से क्या कर सकते हो, क्रिएट प्लेज और हाइपोथिकेशन। आप प्लेजिंग या हाइपोथिकेशन जैसा भी आपस का अरेंजमेंट है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। और एनी अदर एनकम्ब्रेंस, एनकम्ब्रेंस का मतलब क्या होता है, कोई भी चार्ज, कोई भी ऑब्लिगेशन। एनकम्ब्रेंस का मतलब क्या होता है, कोई भी ऑब्लिगेशन, कोई भी चार्ज in respect of a security owned by him through a depository। सुन लिया सबने, सुन लिया क्या सबने, जाग रहे हैं सब, जाग रहे। सेक्शन 12 क्या क्रिएट कर रहे हैं हम, प्लेज या हाइपोथिकेशन सिक्योरिटीज पे, किसके इंटरवेंशन से, डिपॉजिटरी के इंटरवेंशन से। ओके देन every beneficial owner should give intimation of such pledge or hypothecation to DP, and such depository is required to make entries in its records accordingly. Any entry in the records of a depository should be evidence of pledge or hypothecation। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे आप डीपी को इन्फॉर्म करोगे डीपी प्लेज हाइपोथिकेशन रिकॉर्ड कर लेगा, और जैसे उसने रिकॉर्ड कर लिया इट इज एन एविडेंस कि आपके शेयर्स पे प्लेज या हाइपोथिकेशन क्रिएट हो गया है। ऑल सेट है, सिंपल सा कॉन्सिक्वेंस है। जो भी होल्डर है बेनिफिशियल ओनर वो डीपी को इन्फॉर्म करेगा, डीपी क्या करेगा, प्लेज या हाइपोथिकेशन मार्क करेगा, और जैसे वो मार्किंग कर देगा
तो ये प्लेज ऑफ हाइपोथेकेशन की मार्किंग ही क्या है, एविडेंस है, एविडेंस ऑफ सिक्योरिटी, evidence of security created. This is what section number 12. Section 10 क्या था, आज हमने पढ़ा है section 10, ठीक है. 11 register, 12 ledger file, ठीक है. चलिए नेक्स्ट है section 3. नोट्स दिखो. अगर शेयर की प्राइस गिर गई तो बैंक तो लटक जाएगा ना. तो हमेशा जो भी सिक्योरिटी क्रिएट की जाती है ना, असेट की वैल्यू ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू लोन की वैल्यू, हमेशा ही होता है. शेयर्स में वर्सेटाइल ज्यादा होते हैं तो इसलिए असेट ज्यादा रखी जाती है. और इमूवेबल असेट में भी आप देखो, अगर असेट की वैल्यू मानो 10 करोड़ है तो लोन आपको 7 करोड़ से ज्यादा नहीं मिलेगा कभी, मॉर्टगेज भी आप करते हो तो, क्योंकि मार्केट वैल्यू कभी गिर गई, नहीं बिक पाई उसमें, तो फिर बैंक को लॉस हो जाएगा. तो इसलिए कभी भी लोन की वैल्यू और असेट की वैल्यू इक्वल नहीं हो सकती. तो इसलिए हमने मतलब डबल रख लिया, मतलब ऑलमोस्ट 5 करोड़ रख लिया हमने. तो 5 करोड़ रख लिया तो अगर 50% डाउन भी आ गया तो भी हमारा पैसा तो रिकवर हो जाएगा, एटलीस्ट सेफ रहेगा. ठीक है. और फिर डिपेंडिंग है, कंपनी टू कंपनी डिफर करता है चीजें. अब एमआरएफ जैसी कंपनी तो अच्छी कंपनी है तो 50% ज्यादा नीचे तो क्या ही जाएगा, तो इसलिए वो सेफर साइड. चलिए Section 13, what it says, furnishing of information and records by depository and issuer. Furnishing of information. कौन कौन furnish कर रहा है information? Depository and issuer. Depository issuer को देगा, issuer depository, मतलब आपस में एक दूसरे को information provide करेंगे so that reconciliation वगैरह होता रहे, ताकि manipulation कुछ ना हो. देखो सुनो, हमारे शेयर्स हैं कंपनी के 100 करोड़, लेट्स से नंबर ऑफ शेयर्स बोल रही हूँ, कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं 100 करोड़. अब 100 करोड़ में से लेट्स से 80 करोड़ डीमैट में है और 20 करोड़ फिजिकल फॉर्मेट में है ना. तो अगर मान लो कंपनी इसमें कुछ मैनिपुलेशन करना चाहे, कैसे? फॉर एग्जाम्पल, जो डीमैट में से कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे हैं जो कभी भी मीटिंग्स में आते ही नहीं है. जो हमारे पास लिस्ट होती है मेंबर्स, यूज लिस्ट में हमने देखा कि इनमें से कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जो कई कई सालों से कभी कभी मीटिंग में आते ही नहीं है. तो हो सकता है ना कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कुछ मैनिपुलेटिव एक्टिविटी करके ये जो डीमैट वाले शेयर्स हैं उनके लिए कुछ डुप्लीकेट फिजिकल सर्टिफिकेट इशू कर दें. करते हैं ऐसे, बहुत सारे कांड होते हैं है ना शेयर मार्केट में. तो अब क्या हो रहा है, डुप्लीकेसी ऑफ शेयर हो रहा है. अब हो क्या रहा है, एक्चुअल में 80 करोड़ तो डीमैट में दिखाई दे रहे हैं मान लो, और फिजिकल में 25 करोड़ दिखाई दे रहे हैं. हो गया ऐसा, 5 करोड़ के शेयर्स डुप्लीकेट कर दिए उन्होंने. तो ऐसा करने से टोटल शेयर्स कितने दिखाई दे रहे हैं, जबकि शेयर्स हैं कितने. तो अगर ये आपस में डेटा टैली नहीं होगा तो फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे. तो फॉर दैट से इनको टाइम टू टाइम रिकंसिलेशंस करना पड़ेगा, जो आगे हम पढ़ेंगे भी रिकंसिलेशन का टॉपिक. तो इसीलिए डिपॉजिटरी टाइम टू टाइम किसको इन्फॉर्मेशन देगा, कंपनी को, इशुअर को, ताकि जैसे उसको डिविडेंड डिक्लेयर करना है तो उनको लिस्ट चाहिए होगी ओनर्स की, बेनिफिशियल ओनर्स की, भाई किसको डिविडेंड मिलना चाहिए, एजीएम का नोटिस किसको मिलना चाहिए, वोटिंग राइट्स कौन एक्सरसाइज करेगा, तो वो लोग अपना डेटा शेयर करेंगे. एग्जैक्टली इशुअर कंपनी भी डिपॉजिटरी को अपना डेटा शेयर करेंगे कि भाई हमारे फिजिकल शेयर्स कितने हैं और हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से डीमैट शेयर्स कितने होने चाहिए, तो क्या वो डेटा आपस में मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है. फॉर दैट सेक आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे. ऑल सेट. Depository shall furnish to the issuer information about the transfer of security in the name of beneficial owner at such intervals
एंड सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द बायलॉज। तो जो भी डिपॉजिटरी के बायलॉज हैं उसके हिसाब से ये लोग टाइम टू टाइम डिस्क्लोजर्स देते रहेंगे। Every issuer shall make available depository copy of relevant records in respect of securities held by such depository। और issuer के रिकॉर्ड के हिसाब से डिपॉजिटरी के कितने शेयर्स होने चाहिए, डीमैट शेयर्स कितने होने चाहिए, उसका डेटा issuer किसको फॉरवर्ड कर रहा है, डिपॉजिटरी। तो आपस में एक दूसरे को डेटा शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे डिपॉजिटरी और issuer दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। और मैनर क्या होगा, एज पर बायलॉज। टाइम फ्रेम क्या रहेगा, एज पर बायलॉज। तो एज पर बायलॉज ये लोग क्या करेंगे, डेटा शेयर करेंगे। ऑल डन, यस। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे मान लो NSDL है ना, और हमारी एक कंपनी है मारुति, ठीक है। अब देखो मारुति है ना, AGM कंडक्ट करना चाह रही है, AGM। तो मारुति की जब भी AGM होगी तो मारुति को नोटिस भेजना पड़ेगा मेंबर्स को। नोटिस किसको जाएगा, बेनिफिशियल ओनर्स को ऑफ कोर्स। रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में नाम किसका लिखा हुआ है, NSDL। तो लिस्ट किससे मांगनी पड़ेगी, NSDL से। तो मारुति NSDL को बोलेगी कि लिस्ट दो, तो डेटा शेयर कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे AGM के टाइम पे, डिविडेंड के टाइम पे, बोनस इशू के टाइम पे, बायबैक के टाइम पे, टाइम टू टाइम कंपनी क्या करेगी, इनसे लिस्ट ऑफ बेनिफिशियल ओनर डिमांड करेगी, ठीक है। एग्जैक्टली ऐसे ये जो इशूअर कंपनी ना, इशूअर इसको ये बताना पड़ेगा कि हमारे फिजिकल शेयर्स कितने हैं और हमारे डीमैट कितने हैं, और वो डेटा वो किसको शेयर करेंगे, NSDL को, है ना। तो ये बता देंगे कि कितने शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स इन डीमैट, इनके रिकॉर्ड के हिसाब से। तो ये डिपॉजिटर टैली करेगा कि भाई तुम जो रिकॉर्ड दे रहे हो और हमारे जो रिकॉर्ड है वो मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ताकि कोई फ्रॉड है, टाइम लैग है, वो पकड़ में आ जाए। नाउ गॉट इट। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। विच सेक्शन, क्या बोल रही है, इंफॉर्मेशन कौन कौन दे रहा है किस किस को, डिपॉजिटरी एंड इशूअर। ओके, एक बार सेक्शन रिकैप करेंगे। सेक्शन 3 किसके बीच में, डिपॉजिटरी और डीपी। देन नेक्स्ट 5 6 7 8 9 10 rights, 11 register, 12 pledge hypothecation, 13 information, ठीक है। 14 ऑप्शन टू ऑप्ट आउट। ऑप्ट आउट मतलब हमें सर्विसेज नहीं चाहिए, हमें सर्विसेज नहीं चाहिए। किसकी सर्विसेज नहीं चाहिए, डिपॉजिट। मतलब क्या करना है फिर, हमें फिजिकल रखना है। फिजिकल रखना मतलब रीमटेरियलाइजेशन। Rematerialization. If a beneficial owner seeks to opt out of a depository in respect of security, he shall inform the depository accordingly. तो भाई अगर उसको लगता है इन्वेस्टर को मुझे नहीं रखना, ऑप्शन तो था ही ना हमारे पास, ऑप्शन तो था ही ना। कौन सा सेक्शन ने ऑप्शन दिया था, 8 ने ऑप्शन था ना होल्डर के पास, जैसा चाहे वैसे रख ले। तो ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहे हैं वो रीमटेरियलाइजेशन के थ्रू। और अब उसने अगर बोल दिया है कि भाई मुझे फिजिकल सर्टिफिकेट चाहिए, तो उसने डीपी को इन्फॉर्म कर दिया ऑलरेडी। तो डिपॉजिटरी शैल ऑन रिसीट ऑफ इंटीमेशन मेक एप्रोप्रिएट एंट्रीज इन द रिकॉर्ड एंड शैल इन्फॉर्म द इशूअर। और फिर इशूअर क्या कर देगा भाई, सर्टिफिकेट इशू करेगा डायरेक्टली। तो इशूअर शैल विद इन, अब टाइम फ्रेम मिल गया हमें, वहां पे हमने टाइम फ्रेम नहीं पढ़ा था। Within 30 days of the receipt of intimation from depository and on fulfillment of conditions and on payment of such fee as may be specified, issue certificate of securities to the beneficial owner or the transferee as the case may be। ट्रांसफरी कहां से आ गया, ये ट्रांसफरी कहां से आ गया, कहीं से तो आया है, किसी सेक्शन से आया ना। कौन सा सेक्शन, 7 में क्या था, रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर। उसमें ही हमने पढ़ा था कि अगर उसको कस्टडी चाहिए तो कस्टडी चाहिए, याद आ रहा है कस्टडी वाला केस, तो कस्टडी चाहिए तो वो वहां पे अप्लाई कर सकता है। तो एग्जैक्टली अगर ट्रांसफरी वाला केस है या डायरेक्टली बेनिफिशियल ओनर खुद बोल रहा है बिना ट्रांसफर के कि मुझे रीमैट कराना है,
तो इस प्रोसेस में उसको सर्टिफिकेट इशू कर दिए जाएंगे। सेक्शन हो गया हमारा 14। समझ में आया? और रीमैट की प्रोसेस हमें ऑलरेडी पता है। एक चीज हमें नहीं पता चले इसमें, कितना टाइम फ्रेम, 30 डेज। 30 डेज के अंदर सर्टिफिकेट्स इशू कर दिए जाएंगे। हाँ, 30 डेज के अंदर न्यू शेयर सर्टिफिकेट वो इशू कर देगा। ठीक है, ऑल डन, फाइन। सेक्शन 15, सेक्शन 15 छोटा सा सेक्शन है। lays down that the Bankers Book Evidence Act 1891 shall apply in relation to the depository as if it were a bank as defined under section 2 of that act। तो ये सेक्शन कोई खास रेलेवेंट नहीं है हमारे लिए, ये बता रहा है कि कौन सा एक्ट एप्लीकेबल होगा इन पे। तो कौन सा एक्ट एप्लीकेबल होगा? बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट, डिपॉजिटरी पे एप्लीकेबल होगा। जबकि ये एक्ट किस पे एप्लीकेबल होता है? बैंक पे। तो हम उसको क्या मान रहे हैं? बैंक मान रहे हैं एक तरह से। क्यों मान रहे हैं? क्योंकि वो सिक्योरिटीज की सेफ कस्टडी रख रहा है। तो इसीलिए जो बैंक्स पे सेफ कस्टडी के लिए एक्ट एप्लीकेबल होता है, वही सेम एक्ट डिपॉजिटरीज पे भी सेफ कस्टडी के लिए एप्लीकेबल होगा। एप्लीकेबिलिटी ऑफ एक्ट बता रहा है सिंपली, इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। नेक्स्ट है सेक्शन 16। अच्छा आप सुनो, क्या हुआ? चलो यहां तक हो गए, नोट्स वोट सब डन है। 15 छोड़ दो, अब कोई जरूरत नहीं है। 15 अवॉइड कर देना, स्किप मार देना। अब सुनो बात ध्यान से। मान लो आज मैंने कुछ शेयर खरीदे, ठीक है, से आई परचेज्ड शेयर सुज़लॉन। अप्रोक्सीमेटली अभी कितना चल रहा है? 60 रुपीज के आसपास, मतलब 57, 58 ऐसे कुछ चल रहा है ना। तो मैं रफ ले लेती हूँ 60। मैंने 60 रुपीज में ये शेयर परचेज किया, तो आइडियली कल मेरे डीमैट अकाउंट में शेयर क्रेडिट हो जाना चाहिए था, राइट? अच्छा आज कौन सी डेट है? 30 जून। तो अगर 30 जून को मैंने शेयर परचेज किया, तो 1 जुलाई को ये मेरे डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाना चाहिए था। ठीक है, लेट्स से मैंने 10,000 शेयर्स परचेज किए, 10,000 इंटू 60। ठीक है, कितने रुपए के शेयर हो गए? 6 लाख। अब मुझे ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि सुज़लॉन कम से कम नाना करके 400-500 रुपए क्रॉस करेगा, ऐसा मुझे लगता है। एक दिन में नहीं करेगा ऑब्वियसली, धीरे धीरे करेगा। ये जो 60 रुपए आया, ये भी कहां से बढ़ करके आया? 8 रुपए से। 2 साल, 8 रुपए से 2 साल के अंदर। वैसे तो 2 साल क्या मानो, ये 1.5 साल के अंदर, मतलब 1 साल के अंदर ही बढ़ गया था, 84 पहुंच गया था। विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर 8 से 84 हो गया था, 10 गुना। और फिर 84 से तो ऑब्वियसली कंसोलिडेट होना ही था, थोड़ा सा फिर टूटा, गिरा गिरा गिरा, फिर अभी 60 रुपए के आसपास रेंग रहा है बहुत टाइम से। तो मुझे ऐसे एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि सुज़लॉन ऑब्वियसली विंड एनर्जी की वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है हमारे देश की, और नॉट इवन इन इंडिया ये जो एनर्जी है ये बाहर भी सर्विसेज दे रहे हैं, एक्सपोर्ट्स भी कर रहे हैं, काफी अच्छा काम है इनका। तो मुझे ऐसा लगता है, मैं ये नहीं बोल रही सुज़लॉन खरीद लेना जा करके भाई, दीज आर जस्ट एग्जाम्पल्स। अच्छा अब मुझे ऐसा लगता है 400 क्रॉस करेगा। अब मार्केट एकदम पॉजिटिव हुआ और इसमें लगाना स्टार्ट किया सर्किट। ठीक है, अब सर्किट लगेगा, मतलब इसमें मान लो 10% का स्लैब है, 10% के सर्किट लगते हैं लेट्स से इसमें। तो इसका मतलब 60 का 10% कितना होता है? 6। अगले दिन 66 पे बंद हुआ, फिर वापस से 10% बढ़ा, तो 66 का 10%। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 72 पॉइंट जो भी आएगा, है ना, जो भी आ रहा है। फिर से उस पे बढ़ा 7 रुपए, तो 79। और इस तरह से इसने 10 दिन के अंदर भयंकर 10% के सर्किट लगाने स्टार्ट किए, राइट? आइडियली देखा जाए तो मेरा 6 लाख का इन्वेस्टमेंट जो है, अगर ऐसे 10% के सर्किट लगाएगा तो 10 दिन में ही डबल हो जाएगा। लेकिन इशू क्या हुआ कि डीपी की प्रॉब्लम की वजह से मेरा ये ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, और ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ जिसकी वजह से मेरे डीमैट अकाउंट में शेयर क्रेडिट ही नहीं हुए। इससे बुरी किस्मत तो क्या ही होएगी ना, पर हम किस्मत तो रोना रोएंगे नहीं। किसकी गलती है सब? डीपी की गलती। और डीपी को किसने हायर किया है? कोर्स डिपॉजिटरी ने। तो हमने तो डीपी की सर्विसेज, डिपॉजिटरी की सर्विसेज डीपी के थ्रू ली थी, सर्विसेज तो डिपॉजिटरी की है ना।
तो अगर ऐसा कोई ग्लिचेस आया और मुझे यहाँ पे हो गया नुकसान, मान लो मुझे यहाँ पे 6-7 लाख का नुकसान हो गया है क्योंकि मेरे अकाउंट में डीमैट में शेयर्स ट्रेड हुए नहीं थे, तो अब ये कॉम्पनसेशन मैं किससे डिमांड करूंगी? डिपॉजिटरी से डिमांड करूंगी, क्योंकि प्रिंसिपल तो वही है। और अगर एक्चुअल में डीपी की गलती है तो डिपॉजिटरी किससे रिकवर करेगा? डीपी से रिकवर करेगा। और अगर डीपी की गलती नहीं है तो डिपॉजिटरी खुद ही भुगतेगा। अगर उनके सिस्टम की ग्लिचेस हुई तो डेफिनेटली वो खुद बेयर करेगा, और अगर डीपी की गलती की वजह से सब कुछ, और उसने ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूशन में कुछ लफड़ा कर दिया, तो डेफिनेट सी बात है डीपी बेयर करेगा। समझ में आया? प्रिंसिपल तो मेरा है ही मेरे पास, प्रॉफिट ऑब्वियसली प्रॉफिट जितने का मुझे लॉस हुआ है, जो मुझे प्रॉफिट हो सकता था वो प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है अब आपकी गलती की वजह से, तो मैं आपसे कॉम्पनसेशन डिमांड करूंगी। ऐसा रिवर्स हो सकता है, मान लो मैंने सेल ऑर्डर डाला है ना, और मार्केट क्रैश कर गया अचानक से और सेल एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, और मेरा जो पूरा का पूरा एंटायर पोर्टफोलियो लॉस में चला गया। तो मैंने जिस टाइम पे सेल ऑर्डर डाला था, जिस प्राइस पे डाला था, उससे जितना भी नीचे चला गया वो सारा का सारा लॉस कॉम्पनसेट करने के लिए मैं डिपॉजिटरी को बोलूंगी। ठीक बात है? तो अल्टीमेटली जो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन जिस टाइम फ्रेम में होना चाहिए एग्जीक्यूशन, वो होना ही चाहिए। अगर वो नहीं हो पा रहा है इनकी गलतियों की वजह से, तो डिपॉजिटरी जिम्मेदार होगा। any loss caused to the beneficial owner due to negligence of the depository or depository participant। भाई गलती किसी की भी हो, हमें क्या, हम तो किससे कॉम्पनसेशन मांगेंगे? would be indemnified by the depository to such beneficial owner, and where the loss due to negligence of the participant is indemnified by the depository, the depository has the right to recover the same from such participant। और depository किससे रिकवर कर लेगा इसको? तो अच्छा, इसका समरी सिंपल सा है, टीपी और डिपॉजिटरी ने क्या किया? नेग्लिजेंस, इससे हुआ बेनिफिशियल ओनर को लॉस। तो ये लॉस हम किससे रिकवर करेंगे? इंडेमनीफाई फ्रॉम डिपॉजिटरी। और डिपॉजिटरी किससे लेगा? रिकवर फ्रॉम डीपी। डीपी से कब? अगर उसकी गलती है तो, है ना, इफ एट फॉल्ट। इफ एट फॉल्ट, तो अगर डीपी फॉल्ट पे है तो डीपी से रिकवर करेंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं, खुद बेयर करो। तो बहुत ही छोटे छोटे सेक्शंस हैं, प्यारे प्यारे सेक्शंस हैं। सेक्शन नंबर्स याद हुए क्या इस चैप्टर के? वैसे थोड़े थोड़े नहीं भी हुए तो कोई बात नहीं, कंटेंट याद रखिए। नोटेड? नोट सब लोग बना रहे हो ना प्रॉपर? सारे नोट्स तो वैसे मैं क्लास में बनवा दे रही हूँ, पर फिर भी क्या पता नोट कर रहे हो नहीं कर रहे हो। कल कॉपी चेक करा देना अपनी। बना लिया मैंने नोट्स? हाँ, कल कॉपी चेक करा लेना। चले, हाँ जी, नेक्स्ट इज पावर ऑफ सेबी सेक्शन 18। पावर ऑफ सेबी सेक्शन 18। चलो एक बार सेक्शंस रिकैप कर लें क्या? चलो, तो सेक्शंस आप लोग वन बाय वन बोल के बता दो मुझे। सबसे पहले सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5 सर्विसेज, सेक्शन 6, 7 registration of transfer, registration of transfer, 8, 9, 10, 11। अच्छा ऐसा 11 बता दो बेटा। अरे 11 रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनर, रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनर कौन मेंटेन कर रहा है? डिपॉजिटरी, है ना। 12 is for ledger hypothecation, 13 is for, yes, 14 is for option to opt out, 15 is for, वो छोड़ो, वो रेलेवेंट नहीं है, बैंकिंग एक्ट का बोल रहा है।
16 इज फॉर इंडेमनिटी, अगर कोई भी लॉस वॉस हुआ है तो उसको इंडेमनिफाई करने का राइट होगा। अब हम नेक्स्ट सेक्शन जो बात कर रहे हैं, पावर ऑफ सेबी, सेक्शन 18। अच्छा, सबसे पहली बात आपको पता है पूरे का पूरा इंटायर सिक्योरिटीज मार्केट में रेगुलेशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना पावर किसको डेलीगेट किया है? सेबी को। सेबी एक्ट 1992 बकायदा बनाया गया है ताकि सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट, डेवलप, कंट्रोल करने का काम कौन कर सके? सेबी कर सके, ताकि लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके, सिक्योरिटीज मार्केट को सिस्टमैटिकली डेवलप किया जा सके। तो यहां पे सेबी इंटरवीन करेगा ही करेगा। अगर सेबी को लगता है कि कोई भी ऐसा काम किया जा रहा है जिससे सिक्योरिटीज मार्केट में एडवर्स इंपैक्ट पड़ रहे हैं या इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट के साथ कोई एडवर्स इंपैक्ट हो रहा है, तो सेबी एप्रोप्रिएट एक्शन यहां पे ले सकता है। तो सेबी इन द पब्लिक इंटरेस्ट और इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, किस किस के इंटरेस्ट में? ऑब्वियसली पब्लिक इंटरेस्ट और इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट में। क्या पावर है इनके पास? कॉल अपॉन। अब देखो, ये पूरा चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं डिपॉजिटरी, इसमें कौन कौन सी पार्टीज आ रही है? डिपॉजिटरी, डीपी, इशुअर और इन्वेस्टर, ये चार लोग ही पढ़ रहे हैं। तो ये चार में से कोई गड़बड़ कर रहा होगा, हो सकता है इशुअर कुछ मैनिपुलेशन कर रहा है, हो सकता है डिपॉजिटरी, डीपी मिलके कुछ मैनिपुलेशन कर रहे हो, या फिर हो सकता है जो बेनिफिशियल ओनर है वही कुछ कांड कर रहा हो, है ना। तो इनमें से जो उस पे भी शक है उन सबको कॉल फॉर इंफॉर्मेशन कर सकता है, कॉल फॉर डॉक्यूमेंट कर सकता है, अपियर होने के लिए बोल सकता है, सुनवाई कर सकता है, कुछ भी कर सकता है सारे पावर। तो क्या क्या कर सकता है? कॉल अपॉन इशुअर, डिपॉजिटरी, पार्टिसिपेंट, बेनिफिशियल ओनर, चारों का नाम आ गया। किसके लिए बुला रहा है उनको? नंबर 1, फर्निश इन राइटिंग इंफॉर्मेशन। किसके लिए बुला रहा है उनको? इंफॉर्मेशन डिमांड करने के लिए। ये इंफॉर्मेशन वो कैसे डिमांड कर रहा है? राइटिंग में डिमांड कर रहा है। और ये इंफॉर्मेशन किससे रिलेटेड है? सिक्योरिटीज हेल्ड इन डिपॉजिटरी। तो क्योंकि डिपॉजिटरी चैप्टर की बात हो रही है, तो डिपॉजिटरी में जो भी सिक्योरिटीज है उनके कनेक्शन में अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन डिमांड करने के लिए इन चारों को कॉल कर सकता है। कॉल मतलब समन कर सकता है, नोटिस इशू कर सकता है, ऑथराइज। अब देखो क्या होता है, या तो मुझे लगता है कि गलती से कोई गलती हुई है और कोई इंफॉर्मेशन जानबूझ के छुपाई नहीं जा रही है, तो मैं समन करूंगी तो इंसान क्या कर देगा? जवाब दे देगा। लेकिन अगर मुझे लगता है जानबूझ के कोई मैनिपुलेशन किया गया है, तो अगर मैंने समन कर दिया तो सामने वाला तो एविडेंस ही हटा देगा, सिंपल बात है। तो ऐसे में क्या कर देना चाहिए? सीधे सीधे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करवा देनी चाहिए। तो वहां पे आप किसी इंस्पेक्टर को अपॉइंट करके पहले इन्वेस्टिगेशन करके एविडेंस इकट्ठे करवा लो, ताकि सामने वाला मैनिपुलेट ना कर पाए बहुत ज्यादा। देखो ऐसे समझो, मान लो कि किसी के बैंक में बहुत सारे ट्रांजेक्शन हुए हैं, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, इस तरह के, तो बैंकिंग ट्रांजेक्शन, और आपने जो आईटीआर फाइल की है वो उस बैंकिंग ट्रांजेक्शन के कॉन्सोनेंस में नहीं है, तो वहां पे तो आपको नोटिस दे देगा अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तो आप जवाबदेही हो ना, क्योंकि आप उसको बैंकिंग ट्रांजेक्शन को डिनाइल भी नहीं कर पाओगे, आप उसको मैनिपुलेट भी नहीं कर पाओगे, है ना, आपको जवाब देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा है कि आपके पास बहुत सारा ब्लैक मनी कैश के फॉर्मेट में पड़ा हुआ है और तब आपके पास समन आ रहा है, तो भाई साहब सारा का सारा ब्लैक मनी ठिकाने लगा दोगे आप, है ना। और जब अथॉरिटीज आएंगी तब उनको कुछ नहीं मिलेगा। तो ऐसे में डायरेक्टली क्या लगाई जाती है? रेड। इन्वेस्टिगेशन करके सीधे रेड लगाई जाती है, ताकि ऑन द स्पॉट वहां पे पहुंचा जाए और वहां पे जो भी रिकॉर्ड्स या जो भी प्रॉपर्टी के पेपर्स या ज्वेलरी या कैश जो भी कुछ फाइंड आउट है उनको सीज कर लिया जाए। ऐसा ही होता है एग्जैक्टली यहाँ पे भी ये किया जा रहा है। अगर हमें लग रहा है कि छुटपुट बातें हैं और वो डायरेक्टली बता देंगे हमें इन्फॉर्मेशन, तो कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन करेंगे, और अगर शक है तो हम एक पर्सन को ऑथराइज करें टू मेक इंक्वायरी और इंस्पेक्शन इन रिलेशन टू द अफेयर्स। किस किस के? वही इशुअर, बेनिफिशियल ओनर, डिपॉजिटरी और पार्टिसिपेंट, who shall submit a report of such inquiry or inspection within such period as may be specified। तो जो भी पर्सन यहाँ पे अपॉइंट किया गया है वो इंक्वायरी इंस्पेक्शन करके अपना रिपोर्ट किसको सबमिट करेगा? सेबी को सबमिट करेगा। क्या ये दो पावर समझ में आ गए? अच्छा, इन द ऑर्डर, स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर। अब एवरी डायरेक्टर, अब सुनो, हमने इशुअर को समन किया, तो इशुअर का डायरेक्टर, ऑफिसर, एम्प्लॉय, जो भी कंसर्न पर्सन है, क्या वो सब लोग इंफॉर्मेशन देने के लिए लाइबल है या नहीं है? तो आंसर है यस, डेफिनेटली वो लोग लाइबल हैं। तो एवरी डायरेक्टर, मैनेजर, पार्टनर, सेक्रेटरी, ऑफिसर, एम्प्लॉय किसके?
डिपॉजिटरी के, इशुअर के, पार्टिसिपेंट के और बेनिफिशियल ओनर के, जिनको हमने समन किया था। शैल ऑन डिमांड प्रोड्यूस, शैल ऑन डिमांड प्रोड्यूस, इससे क्या होता है, उनकी ऑब्लिगेशन क्रिएट की जा रही है कि अगर उन्होंने अब ये काम नहीं किया ना तो सेक्शन 18 का नॉन कंप्लायंस उन पे लग जाएगा और पनिशमेंट लगेगा फिर उन पे, है ना। तो ऑन डिमांड, बिफोर द पर्सन मेकिंग द इंक्वायरी और इंस्पेक्शन, all information or record or document in his custody having a bearing on the subject matter of such inquiry or inspection। तो जो जो आपकी कस्टडी में है, जो जो इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड्स इस रेस्पेक्टिव इंक्वायरी का पार्ट है, वो सब आपको इस पर्सन को प्रेजेंट करने होंगे। समझ में आई क्या बात? सेक्शन 18 में दो टाइप के पावर्स सेबी एक्सरसाइज कर रहा है। नंबर 1, एक तो डायरेक्टली कॉल कर रहा है इंफॉर्मेशन, दूसरा इंस्पेक्टर को अपॉइंट करके उनसे इंस्पेक्शन इंक्वायरी करवा रहा है, और फिर उसके बाद ऑब्लिगेशन भी दे दी, जिनका यहाँ पे इंक्वायरी इंस्पेक्शन हो रहा है उनके जितने भी डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स, एम्प्लॉयज, पार्टनर्स, जो भी लोग हैं, वो सब के सब इंफॉर्मेशन देने के लिए बाउंड होंगे। आया समझ में? सेक्शन 18 की लैंग्वेज में कोई परेशानी है? चलो इसकी फटाफट से समरी कर देती हूँ, जल्दी से देख लो। सेक्शन 18, पावर ऑफ सेबी। पावर ऑफ सेबी, दो टाइप के पावर एक्सरसाइज करता है सेबी। कॉल फॉर इंफॉर्मेशन या फिर अपॉइंट ऑफिसर, किसके लिए? इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरी के लिए, इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरी के लिए। और फिर ये जो ऑफिसर है ये किसको रिपोर्ट करेगा? रिपोर्ट टू सेबी। ये सब हम किसके लिए करवा रहे हैं? 4 लोगों के लिए। नंबर 1, डिपॉजिटरी, डीपी, इशुअर और बेनिफिशियल ओनर। इन चारों लोगों के लिए किसके रिगार्डिंग में? रिलेटेड टू सिक्योरिटीज held in डिपॉजिटरी। जो भी सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी में हेल्ड है उसके कंसर्न में कॉल फॉर इंफॉर्मेशन किया जा रहा है। ये कॉल फॉर इंफॉर्मेशन जो भी डिमांड किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है? इन राइटिंग। और जैसे हमने इनसे इंफॉर्मेशन वगैरह डिमांड की, तो जो भी डिपॉजिटरी, डीपी, इन सबके कौन कौन? ऑफिसर, पार्टनर, डायरेक्टर, एम्प्लॉय, ये जो भी लोग हैं ये क्या है? बाउंड टू प्रोड्यूस है। बाउंड टू प्रोड्यूस है, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करने के लिए बाउंड है। ओके, ऑल सेट? यहां तक कुछ कंफ्यूजन? याद हुआ कुछ? ठीक है, तो यहां तक के सारे सेक्शंस एक बार रिकैप करके आना। हार्डली 5-7 मिनट लगेंगे घर पे रिकैप करने में, जरूर से रिकैप करके आना।